फिलहाल हमारे साथ प्रदीप अग्रवाल जी जुड़े हैं जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। प्रदीप जी, बजट की अगर हम बात करें, चूंकि आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, रियल एस्टेट को किस तरह क्या लगता है, कुछ बूम मिला है बजट से? देखिए, सबसे पहले तो बजट बहुत बैलेंस बजट है। कॉमन मैन को ध्यान में रख के बनाया हुआ बजट है और ख़ास करके सैलरीड क्लास के चेहरे पे मुस्कान आए, ऐसा बजट है। रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका जो बजट एलोकेशन है उसको बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, जो लास्ट बजट के कंपैरिजन में लगभग 66% ज़्यादा है। आज आप देखें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ईएमआई का बोझ कॉमन मैन की जेब पर पड़ रहा है, तो ऐसे में इस बजट एलोकेशन को बढ़ाना उनके लिए एक सच में बहुत बड़ा रिलीफ है। और मुझे लगता है कि ऐसे एलोकेशन के बाद रियल एस्टेट को बूम मिलेगा। क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट में किस तरह बूम आने वाला है? प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस तरह की घोषणा की गई है, रियल एस्टेट सेक्टर किस तरह बूम करने वाला है? क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल, कि हर परिवार को एक घर मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स जब ये बजट एलोकेशन होंगी तो उनको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो ईएमआईज़ हैं वो पे करनी पड़ेंगी। तो जब कोई कॉमन मैन घर खरीदना चाहता है तो सबसे पहले वो अपनी ईएमआई का हिसाब लगाता है। अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपनी ईएमआई को प्लान करता है तो वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली लेसर होती हैं। तो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा रियल एस्टेट सेक्टर को होगा और उसके साथ साथ जो भी लोग उस आवास योजना के अंतर्गत घर खरीद रहे हैं उन लोगों को भी होगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मकान खरीदने वाले को फायदा होगा तो मकान बनाने वाले को भी फायदा होगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पूरा इकोसिस्टम है। जब केवल ऐसा नहीं है केवल मकान खरीदने या बेचने वालों को फ़ायदा होगा, लगभग 200 से 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, तो सभी को कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम में फ़ायदा होने वाला है। प्रदीप जी, ये तो रियल एस्टेट की बात होगी। हमने इस बजट में देखा कि सरकार ने ग्रीनरी को बढ़ाने की कोशिश की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते किए गए हैं, बायोगैस को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि क्या इम्पैक्ट इससे इकोनॉमी में पड़ने वाला? देखिए, आने वाला जो वक्त है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का है। तो ऐसे में चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो, चाहे बायो एनर्जी की बात हो, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि फ्यूल की जो टाइमलाइन है वो उसका एक लिमिट है कि उसे कितने साल तक यूज़ कर पाएंगे। आने वाले वक्त में उसका एक रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का कदम है उसी तरफ है कि आने वाले कुछ सालों में पूरे देश को कुछ ना कुछ ऐसे बना दिया जाए जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी यूज़ की जाए, जिससे पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकेगा और लोगों की जो हेल्थ है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बेहतरी नज़र आएगी। प्रदीप जी, एक सैलरीड पर्सन को बहुत बड़ी राहत मिली है, टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है ताकि राहत लोगों को मिल सके। 7 लाख तक की अब कोई टैक्स नहीं मिलेगा। इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, बहुत मैंने कहा कि एक कॉमन मैन के चेहरे पे स्माइल है। उसका रीज़न क्या है कि आज 7 लाख रुपए तक जो इनकम कर रहे हैं उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से देखें, जिनकी 15 लाख रुपए तक इनकम है उनको भी टोटल मिलाकर लगभग 1,50,000 रुपये का टोटल टैक्स देना है। जो स्लैब लगभग 10% के नियर अबाउट आता है, वो बहुत मिनिमल है। और अगर आप अर्बनाइज एरिया की बात करें या ऐसे एरियाज़ की जो मेट्रो सिटीज़ की, तो अगर 15 लाख रुपए की इनकम की बात करें तो मोस्टली लोग उसमें कवर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो बजट है ये कॉमन मैन को और एक मिडिल क्लास फैमिली को रख के ही दिमाग में बनाया गया है। हेल्थ सेक्टर को लेकर कुछ लगा है कि हेल्थ सेक्टर को कुछ मिला है? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर को कुछ खास नहीं दिया गया है। देखिए, हेल्थ सेक्टर के ऊपर पहले ही बहुत काम हो चुका था। मुझे लगता है शायद उसी वजह से हेल्थ सेक्टर को इसमें कुछ प्रायोरिटी नहीं दी गई है, क्योंकि शायद वो पहले ही इसके ऊपर काम कर चुके थे। जी, अगर आपकी नज़र में इस बजट को कोई नंबर देना चाहें 10 में से, तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल वैसे तो ये बजट किसी नंबरिंग में आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें तो 10 में से 9 नंबर तो मिनिमम मैं देना चाहूँगा। शायद कुछ चीज़ें ऐसी रह गई रियल एस्टेट को लेके, अगर वो भी ऐड होती तो ज़रूर 10 आउट ऑफ 10 ही होगा। क्या चीज़ें रह गई है? तो मुझे लगता है कि शायद एक इनकम टैक्स डिडक्शन है सेक्शन 24 के अंतर्गत, जो 2015 में 2 लाख रुपए का था। ठीक है विनय, उसको अभी तक बढ़ाया नहीं गया है।